नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, शेयर बाजार की ऐतिहासिक गिरावट, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था और आम लोगों की असंख्य तकलीफों पर जवाब देने से बचने का एक अच्छा बहाना मोदी और बीजेपी को तब मिल गया जब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ कर दी। एक कहावत आपने सुनी होगी, अंधा क्या मांगे या अंधा क्या चाहे, दो आंखें। और यहां वही कहावत वाली जो बात है वो सच हो गई, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा ऐसे ही मौकों की फिराक में रहती है जब उसे ध्यान भटकाने का मौका मिले। अभी महाराष्ट्र में कल तक बीजेपी सरकार पर धनंजय मुंडे मामले की तलवार लटक रही थी। कल मुंडे का इस्तीफा हो गया। उससे पहले रक्षा खड़से की बेटी से छेड़छाड़ का मामला गर्म था, तो बीजेपी से जवाब देते नहीं बन रहा था। अब बीजेपी फिर हिंदुत्व की पिच पर आकर जोरदार सियासत करने में लगी है। अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। फिर भी बीजेपी इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है और इस पर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक अबू आजमी का विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी तो सीधे इलाज करने की बात पर आ गए हैं, यानी बीजेपी अदालत से पहले खुद इंसाफ करने में यकीन रखती है। कम से कम योगी की बातों से तो ऐसा ही लगता है। और योगी की बातें ये सिर्फ अबू आजमी वाला या औरंगजेब वाला मामला नहीं, बल्कि कई मामलों में हम लोगों ने देखा है कि योगी आदित्यनाथ सीधे बुलडोजर भेज देते हैं और उनके पीछे पीछे बहुत दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी हम लोगों ने देखा। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा। हालांकि अखिलेश यादव ने भी इस पर गहरा तंज कसा है, बल्कि एक के बाद एक 3 ट्वीट करके अखिलेश यादव ने बीजेपी का भविष्य भी बता दिया है। अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, जरा वो आपको हम बताना चाहते हैं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, 46 में 56 वालों की उल्टी गिनती जारी है। आने वालों की तो गिनती बढ़ती गई, जाने वालों की ठहरी गिनती पर चुप्पी साधी है। ये जो है, इसमें कुंभ नंबर्स 46 करोड़ और इसमें स्टैम्पीड नंबर्स 30। ये जो है वो कैसे, माफी चाहूंगा, 66 करोड़ और कैसे यहां पर 30, मात्र 30 कुंभ में जो भगदड़ मची थी उसमें इस एक कैरिकेचर से अखिलेश यादव ने बता दिया है कि कुंभ में आने वालों की गिनती तो तब खूब की गई, लेकिन जाने वालों यानी जो दुनिया से चले गए उस भगदड़ में, उन पर अब तक चुप्पी साधी है। मतलब साफ है कि अखिलेश इतनी आसानी से कुंभ की भगदड़ मामले में बीजेपी को बख्शेंगे नहीं, यह साफ दिखाई दे रहा है। उससे पहले अखिलेश यादव ने योगी को जवाब दिया था और उन्होंने क्या कुछ लिखा था। वो लिखा था उन्होंने कि जब आपन कुर्सी हिले, ये देखिए अवधि में लिख रहे हैं, जब आपन कुर्सी हिले तभी मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुदई बीमार होए। ये साफ साफ कह रहे हैं, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुदई बीमार होए। यानी यहां पर साफ साफ दोहे के अंदाज में अखिलेश यादव ने इस जवाब पर, उनका जो ये जवाब है, इस जवाब पर बीजेपी अब क्या कहेगी ये देखना दिलचस्प होगा। और उससे पहले जब अबू आजमी का निलंबन हुआ तब अखिलेश यादव खुलकर अपने विधायक के समर्थन में आए और उन्होंने उस समय भी लिखा ट्विटर पे या एक्स पे कह लें कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल रखें, आजाद ख्याल कहें आज का, आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। ये दरअसल अखिलेश यादव पिछले दिनों नहीं चाहिए भाजपा से पहले एक सेंटेंस ऐसा लिखते हैं और उसकी तुकबंदी करते हैं, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि उस दिशा में अपने आखिरी सेंटेंस को ले जा रहे हैं जो शायद 2027 तक, यानी 2 साल बाद जो वहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वो इनका टैगलाइन बने या इनका स्लोगन बने अखिलेश यादव की पार्टी का। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट से जाहिर कर दिया है दोस्तों कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। बहरहाल अब अबू आजमी के निलंबन के बाद और खुद उनकी सफाई आने के बाद बीजेपी इस मामले को कितना खींच पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि औरंगजेब पर बातें करके बीजेपी अपनी नाकामी नहीं छिपा सकती।
अबू आजमी ने अपनी सफाई में जो कहा है उसे भी आइए सुन लेते हैं। अबू आजमी साफ साफ अपनी सफाई में जो बातें कह रहे हैं, जरा उनकी जुबानी सुनिए। लोगों का नाम भी लिया जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला। और देखिए प्रशांत कोरटकर और राहुल शोरापुलकर इन्होंने अपमानित किया है। जो अल्फाज बोला मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता हूँ। वो महाराष्ट्र में है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मैंने तो जो चीजें बोला है वो ऑन रिकॉर्ड बोला है जो है, और अगर मैंने जो बोला है वो गलत है तो जिन लोगों ने लिखा है, जो आजकल भाषण करते फिरते हैं, उनसे क्या कार्रवाई हुई? उनसे आपने पूछा क्या कि आप कैसे गलत बातें बोल रहे हैं? जो सही बातें, अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो उस पर रुकवा डालिए, उस पर केस फाइल कीजिए आप। मैंने उनकी जो हिस्टोरियन है उनकी कही हुई बातों को दोहराया तो मेरे ऊपर कैसे केस हो सकता है? आपने कहा कि लीगल लड़ाई लड़ूंगा मैं, मुझे सस्पेंशन के लिए क्या कहना चाहते? नहीं, मैं अब देखूंगा इसमें क्या रास्ता हो सकता है। नाइंसाफी अगर इसी तरह से होगी, मैं समझता हूं। देखिए ये सिर्फ क्यों हो रहा है कि बीजेपी सरकार जो है ना वो हर चीज ढूंढती है कि मुझे इससे फायदा कितना होगा। कानून सही क्या है? कुछ नहीं, हर चीज ले जाते हैं कि ये ऐसे इशू लाओ जिससे हमको फायदा हो जाए। पोलराइज करने की बात है, लेकिन सच्चाई पे चलना चाहिए। जो हिस्ट्री सही है, जो देश की जो सच्चाई है वो सामने अगर कोई बोलता है तो इस तरह से उसके साथ जुल्म जाती तो नहीं होना चाहिए। आपके समर्थन में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि किस तरह से क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरे समर्थन में बात किया है कि जो सही बातें हैं, सही बात तो समर्थन सबको करनी चाहिए। आपने सफाई दी कि जो औरंगजेब हैं वो क्रूर शासक नहीं थे, वो मेरा स्टेटमेंट में वापस मैंने जो कहा था ना, मैं इसलिए वापस ले रहा हूं कि एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। लोग मुझे टेलीफोन में गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं। जान से क्यों मार दोगे भाई? और अभी स्पीकर साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो इन चीजों को लेकर के असेंबली चले, एक छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर जबरदस्ती का आप जो है बाउंडर खड़ा करोगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी सारी बात वापस लेता हूं भाई, स्टेटमेंट वापस लेता हूं। असेंबली चलना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है अपने एरिया के, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें खराब है, गटर खराब है, स्कूल का प्रॉब्लम है, अस्पतालों का प्रॉब्लम है। उस पर डिस्कशन करें या इस सब पे टाइम वेस्ट करें? इसलिए मैंने अपना स्टेटमेंट वापस किया। सर एक आखिरी तो सुन रहे थे यहां पर सीधा अबू आजमी अपनी बात कह रहे थे, और क्यों इन्होंने अपनी बात जो कही थी औरंगजेब पर वो बात वापस ली है ये भी बता रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उन पे बात होनी चाहिए, न कि मेरे इस मसले पे जो मैंने कहा औरंगजेब को लेकर उस मसले पे वहां व्यवधान हो। और इसलिए मैंने अपनी बात वापस ली, न सिर्फ बात वापस ली बल्कि मुझे स्पीकर साहब ने निलंबित भी कर दिया है। खैर, यहां अबू आजमी चाहते हैं कि विधानसभा जो है वो चले। बीजेपी ने दोस्तों अपनी आपदा में अवसर औरंगजेब के बहाने तलाशा तो है, लेकिन क्या इसमें उसे राहत मिल पाएगी ये देखना होगा। वैसे इधर बिहार में भी, जी हां, बिहार चलें थोड़ा, और बिहार में भी तेजस्वी यादव के कारण बीजेपी की आपदा जो है वो बढ़ती जा रही है। कल नीतीश कुमार ने लालू जी पर बयान दिया तो अब तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया है और एहसान भी जता दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा सुन लीजिए। सीधे निशाना आज नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार जी का जो बयान सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। सामने सर, ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचा करके। ये सच्चाई है। कैसे भूल जा रहे हैं सब? अब देखिए, अब सिस्टम ही जो है बीमार हो चुका है, सरकार ही बीमार हो चुका है, खटारा हो चुका है, रिटायर्ड हो अधिकारियों के साथ टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है?
तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ कि 2 बार तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को, यानी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। खैर, यहां बिहार की सियासत और उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में यानी इस साल के अंत तक बिहार पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि वहां इसी साल चुनाव हैं और अकेला चुनाव बिहार में ही है, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा। और इसलिए भी ज्यादा चर्चा क्योंकि बिहार में नीतीश बाबू जो हैं एक बैसाखी के रूप में यहां केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं। जिस दिन नीतीश बाबू चाहें उस दिन शायद नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़े, इसलिए भी उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। खैर, बीजेपी इन सियासी हलचलों में उलझती हुई दिख रही है, यह साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो औरंगजेब का मामला हो या बिहार का मामला या उत्तर प्रदेश का मामला। वही चुनाव आयोग की बात करना जरूरी है। चुनाव आयोग अब खुद को बीजेपी की उलझन से बचाने में लगा हुआ है। आपको यह सेंटेंस सुनकर जरा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच है दोस्तों कि अब चुनाव आयोग खुद को बीजेपी की उलझन से बचाने में लगा हुआ है, या उसे अब विपक्ष के आरोपों में दम नजर आने लगा है। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 2 दिन की चुनाव आयोग की बैठक ली और अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि वो राजनीतिक दलों से मिलें, उनकी समस्याएं सुनें और प्रक्रिया के तहत समाधान निकालें। चुनाव आयोग ने यह फैसला ममता बनर्जी की धरने वाली धमकी के बाद लिया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं यहां धरने पे बैठ जाऊंगी अगर चुनाव आयोग ने वहां एपिक नंबर में जो गड़बड़ियां की हैं उसको ठीक ना करे तो। इसके अलावा तमाम तरह की गड़बड़ियों को अगर चुनाव आयोग ठीक ना करे तो मैं धरना दे दूंगी। इसके बाद यहां 2 दिनों की बैठक हुई पूरे देश भर के चुनाव अधिकारियों के साथ, मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक, और उस बैठक में साफ साफ कहा गया है कि आप यानी अधिकारीगण जितने हैं चुनाव आयोग के, आप मिलिए, उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से, प्रमुखों से मिलिए और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। इसीलिए माना जा रहा है कि अब विपक्ष का दबाव रंग लाने लगा है। तो क्या इस रंग का असर बीजेपी पर भी पड़ेगा? लेकिन उससे पहले जब चुनाव आयोग की बात हम कर रहे हैं तो हरियाणा की बात करना यहां लाजिमी है। महाराष्ट्र की बात हम कर लिए, हरियाणा को लेकर आज एक अहम बैठक हुई। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष अभी तक कांग्रेस पार्टी चुन नहीं पाई है। बीके हरिप्रसाद देखिए वहां के प्रभारी, और आज बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा को लेकर, जरा ये सुन लीजिए बीके हरिप्रसाद की जुबानी। सुनिए। आज हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टीयरिंग कमेटी का मीटिंग बुलाया था। वो असेंबली चुनाव से पहले स्टीयरिंग कमेटी बुलाए थे। खासतौर हम लोग बेलगाम वर्किंग कमेटी मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए थे, और 10-15 दिन पहले जो नए चुने हुए ऑफिस बेयरर्स के साथ जो मीटिंग हुआ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारा लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी के साथ, उसके तहत कुछ कार्यक्रम हम लोग आयोजन किया है। जो बेलगाम वर्किंग कमेटी में जो निर्णय लिया था, हम लोग जो संविधान बचाओ पदयात्रा, राष्ट्रीय पदयात्रा, वो 26 जनवरी 25 से लेकर 26 जनवरी 26 तक प्रदेश, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायती स्तर पर, गांव-गांव में पदयात्रा चलना है। इसके तहत क्या करना है करके हम काफ़ी लोगों से बातचीत किया। उसके बाद जैसे बेलगाम में भी डिसीजन हुआ था 2025 पूरे साल संगठन को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से लेकर पंचायत तक संगठन को पूरा संगठित करने के लिए एक कार्यक्रम जो तय किया था, उसके तहत स्टीयरिंग कमेटी के साथ हम बैठ के काफ़ी सुझाव इन लोगों से सुना। सारे हमारा सीनियर लीडर्स आए थे, सब अपना अपना सुझाव दे के गए हैं। उसके तहत पूरा हरियाणा में हम लोग जो पीसीसी को संगठन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पूरा संगठित होकर हम काम करेंगे। तो साफ साफ यहां कह रहे हैं कि हम लोग संगठित होकर कैसे काम करेंगे पूरा ये साल और अगले साल तक, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, ये तमाम बातें यहां पर रखी जा रही हैं हरियाणा को लेकर। हरियाणा में एक बहुत बड़ा झटका लगा था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उम्मीद थी कांग्रेस को कि इस बार वो सत्ता पर काबिज होगी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था बीजेपी के सामने, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। और कांग्रेस पार्टी के नहीं जीतने का यहां कारण कुछ और भी था, और जिसमें वोटर लिस्ट, ईवीएम
और चुनाव आयोग की नाकामी साथ साथ अगर जोड़ा जाए तो इन नाकामियों में उनका साथी बीजेपी और इन सब के कारण भी कांग्रेस पार्टी यहां नहीं जीत पाई थी। अब कांग्रेस मजबूती के साथ यहां अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। एक तरफ हरियाणा है, दूसरी तरफ बिहार, तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश और चौथी तरफ उधर महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें अबू आजमी का एक बयान, औरंगजेब, और दिन भर चर्चा औरंगजेब की। क्या तमाम असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में इस मसले को सामने लाया जा रहा है या कुछ और है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका पहले परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक कैसे उलझी हुई है सरकार, हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। भारत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, आपसे समझूं ये अचानक औरंगजेब साहब आ गए, उनकी चर्चा खूब होती रहती है, जब जब जरूरत पड़ती है औरंगजेब को कभी किसी और को सामने ले आती है बीजेपी। और इस बार अबू आजमी माफ़ी मांग ली है, उसके बाद भी अबू आजमी जो हैं वो किनारे बैठ गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत ज़्यादा गरमाई हुई है। योगी जी तो ठोकने ठाकने की बात कर रहे हैं, सुनील शुक्ला जी और बेहतर बताएंगे, और वो हमेशा ही ऐसी ठुकाई कर देते हैं, करें ना करें लेकिन कहते ज़रूर हैं कि हम बता देंगे, आ जाओ यहाँ। ये उत्तर प्रदेश में होता क्या है समझ में नहीं आता। हालांकि हम लोग भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है। बड़ी हिम्मत करके कह रहा हूं, योगी जी सुन लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राजीव जी, अब तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाबर का नाम लगाते थे जी। माना कि ऐतिहासिक तथ्य यह है कि बाबर विदेशी था, भारत में आक्रांता था, लेकिन उसके बाद उसकी सारी औलादें हिंदुस्तान में ही पैदा हुई, इसी सरजमीन हिंदुस्तान में दफन हो गई। बाबर के बाद औरंगजेब तो बहुत बाद का है। औरंगजेब से तकलीफ नहीं है, उन्हें तकलीफ मुसलमान नाम से। औरंगजेब से तकलीफ होती तो उन्हें ये याद दिलाना जरूरी है कि औरंगजेब भारत के इतिहास का, प्राचीन काल को छोड़ दें तो उसके बाद के इतिहास का, मध्यकाल और मुगल काल का ऐसा बादशाह था जिसके मातहत, जिसके नियंत्रण में सबसे ज्यादा बड़ा भूभाग था भारत का। औरंगजेब के समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में, दुनिया की जीडीपी में भारत का 27% योगदान था। उसके अपने दरबार में तमाम सारे हिंदू मंत्री थे, मानसिंह जैसे उसके सिपह सालार थे, बड़े बड़े नाम हैं, कहां तक नाम लिए जाएं। क्योंकि हमारे देश का इतिहास, राजाओं का इतिहास, उनके युद्ध, उनकी लड़ाइयां धर्म के आधार पर नहीं थी। वो राज्य विस्तार के लिए थी, अपना सिंहासन बचाए रखने के लिए थी, या सिंहासन हासिल करने के लिए थी। अगर इतिहास में इस तरह जाएंगे कि औरंगजेब ने अत्याचार की, एक फिल्म के नजरिए से लोगों का खून खौलेगा, तो मैं पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर मैंने एक मैटर टाइप कर रखा है, हर जगह वही चिपका देता हूं। मैं याद दिला देता हूं कि सम्राट अशोक, जिसका राज चिन्ह हम धारण किए हुए हैं, वो अपने सगे भाइयों को मारकर सिंहासनारूढ़ हुआ था। कहां से शुरू करेंगे? सारे राजा, पुलकेशन द्वितीय, हर्षवर्धन और आधुनिक काल तक सारे राजा एक दूसरे से लड़ते थे। और अगर इससे भी पीछे चले जाएं, त्रेता और द्वापर में चले जाएं, तो इन लोगों को कष्ट नहीं होता कि कंस ने अपनी सगी बहन के नवजात शिशुओं को निर्ममता से उछालकर मार दिया। हम लोगों ने टेलीविजन पर वो सब देखा है, दूरदर्शन पर सीरियल आता था, महाभारत और रामायण। असल में तकलीफ है ना औरंगजेब से नहीं है, सिर्फ मुसलमान शब्द से है, उसके मुसलमान होने से। वरना राणा सांगा के पिता उदय सिंह ने अपने पिता राणा कुंभा को तलवार से मारकर उनकी हत्या कर दी थी, सिर्फ सिंहासन के लिए। उस वक्त राणा कुंभा पूजा कर रहे थे
एकलिंग भगवान उनके आराध्य थे, मंदिर के सामने बैठकर ध्यान मग्न थे। उनके सगे बेटे राणा उदय सिंह कौन? राणा सांगा के पिता। तो अगर इतिहास की राख को इस कदर इस तरह कुरेदेंगे तो इससे धूल के सिवा कुछ नहीं उड़ेगा। अब आते हैं संवैधानिक मुद्दे पर। राजीव जी, भारत के संविधान की किस धारा में, किस अनुच्छेद में, संसदीय प्रक्रिया के किस प्रावधान में लिखा है कि कोई विधायक औरंगजेब का जिक्र करे तो उसको विधानसभा से निलंबित कर दिया जाएगा? इस देश की संसद में वे लोग बैठे हैं जो गॉडसे की तारीफ करते हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभिजीत बनर्जी ने एक टेलीविजन डिबेट में गॉडसे और गांधी जी की तुलना करने के सवाल पर मुंह मोड़ लिया था, यानी वे गॉडसे के पक्ष में खड़े थे। आज वे संसद में मोदी जी के साथ बैठे। ऐसे न जाने कितने लोग हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश भेज दो, हम इलाज कर देंगे। इलाज की जरूरत तो बहुत सारे लोगों को इस देश में, जी बहुत सारे लोगों को। और सच में हमारे देश में मनुष्य की मनोदशा को लेकर वैसी चिंताएं नहीं की जाती हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तभी वे इस तरह की बातें करते। कोई मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के विधायक को बुलाकर कैसे ठीक कर देगा? ठीक करने की क्या परिभाषा होगी? क्या वो कोई अपराधी है कि उसकी जीप पलट जाएगी रास्ते में? क्या वो कोई जघन्य हत्यारा है कि आप उसका एनकाउंटर कर देंगे उत्तर प्रदेश बुलाकर? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घृणा पर आधारित है, हिंदू मुस्लिम नफरत पर आधारित है। उसी नजरिए से एजेंडा फिल्में बन रही हैं। लोगों की भावनाओं को इस तरह उद्वेलित किया जा रहा है। मैं फिर पूछ रहा हूं कि जो जुल्म संभाजी महाराज पर हुआ, स्क्रीन पर देखा गया, तो लाल रंग का खून निकला। तो लाल रंग का खून तो राणा कुंभा को भी निकला होगा जब उनके बेटे ने तलवार घोंपी थी उन्हें। महाभारत युद्ध में अक्षौहिणी सेनाएं महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में मारी गई थी। हमने वो तीर पर जाते हुए नरमुंड देखे हैं। दोनों सेना एक दूसरे के महारथियों को, रथी महारथी मारे जाते थे, किसी को पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वे सब सनातनी थे, एक दूसरे को मार रहे थे। पांडवों ने अपने सगे चाचा ताऊ के 100 भाइयों को मार दिया। अक्षौहिणी सेनाएं मारी गई। अक्षौहिणी को गिनती में बदलेंगे तो हमारे दर्शक तय कर ले माने कितनी संख्या हुई जी। तो कुल मिलाकर राजनीति का ये जो विमर्श है, जहां औरंगजेब इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि 100 लाख करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंज में डूब गए, कोई चिंता करने वाला नहीं। एक प्रवक्ता ने मुसलमान है इसलिए एक खिलाड़ी के मोटापे को लेकर कुछ सवाल उठा दिए तो राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गया। जबकि इसी देश में देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों की एक मनोविकार है, एक मानसिक बीमारी है छोटे बच्चों की, उसको लेकर कितना अभद्र बयान दिया था। एक कार्यक्रम में कितनी बुरी बात कही थी। किसी ने उनसे सवाल नहीं पूछा कि यह कितना अमानवीय कृत्य है कि देश का प्रधानमंत्री अबोध बच्चों की बीमारी को लेकर, उनकी मानसिक दशा को लेकर खिल्ली उड़ा रहा है, देश का प्रधानमंत्री। लेकिन एक प्रवक्ता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, वो मुसलमान है, इसलिए मोटापे पर सवाल करे तो आप पाकिस्तान भी ले आएंगे उसको। ये बेहद घृणित राजनीति है राजीव जी। समाज और देश के असली मुद्दों पर बात करने के बजाय औरंगजेब और खिलाड़ी के मोटापे पर सवाल करना राष्ट्रीय विमर्श बन गया है, क्योंकि इन लोगों के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। योगी जी के बाकी दावों पर हम दूसरे चरण में चर्चा करेंगे कि किसी नाविक के परिवार ने 30 करोड़ कमा लिए, 67 करोड़ की गिनती हो गई, 3 लाख करोड़, 130 नावों से सवारी करवाए, 30 करोड़ कमा लिए, 30 करोड़ कमा लिए, 3 लाख करोड़ का कारोबार हो गया। जीएसटी में कहीं अता पता नहीं। हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी ग्वालियर में वही बयान दोहरा रहे थे कि कुंभ में 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोले मधुर वचन जिम मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। इतने कठोर लोग हैं ये। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, झूठे ही लेना, झूठे ही देना। भारत शर्मा जी, औरंगजेब पे आ जाएं जिनकी कहानी हमने शुरुआत की है। मुझे याद है एक
हम लोगों ने एक छोटा सा उपन्यास छापा था शायद इसी मसले पे, लेकिन खैर बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन देश के हालात और इस पे चर्चा की जगह औरंगज़ेब पे अगर चर्चा करें, लाखों करोड़ रुपए डूब गए शेयर बाज़ार में, जो महंगाई, बेरोज़गारी और रेसिप्रोकल टैरिफ, और कल भी पहला भाषण था उधर ट्रंप का, याद कीजिए, उसकी खूब चर्चा है। और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भारत का नाम ले रहे हैं अपने भाषण में भी, और उसमें कह रहे हैं कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है और मार्केट डाउन है, हर तरह से बहुत बुरा हाल है। मैन्युफैक्चरिंग पिछले 6 महीने में डाउन है, सब कुछ डाउन है। लेकिन बात करेंगे हम औरंगज़ेब की। एक ने कह दिया, उसके बाद हम इलाज करने के लिए यहां तैयार बैठे हैं। अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए भरत जी। जी आवाज नहीं आ रही, भारत जी आवाज नहीं आ रही है, शायद थोड़ा चेक करवाइए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे। जी नहीं आ रही है, दोबारा आपके पास आते हैं, दोबारा आते हैं आपके पास। पंकज चतुर्वेदी जी जरा इसी मसले को प्लीज आगे बढ़ाते हैं। जैसे राकेश भाई ने बताया कि अखंड भारत बनाने का जो पूरा आज सपना देखते हैं वो साकार औरंगजेब ने किया था। देखिए, औरंगजेब एक शासक था और 5वीं पीढ़ी में आने वाला वो भारतीय शासक था, मुगल उसका वंश था। ठीक है, अब आप सोचिए कि 1658 से 1707 तक यानी 49 ईयर जो आदमी शासक रहा, शायद मुझे लगता है कि भारत में विश्व के इतिहास में बहुत कम ऐसे शासक रहे होंगे जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पे लगभग 50 साल लगातार शासन किया, और वो भी उस पोजीशन में कि अफगानिस्तान से लेकर सीलोन तक अखंड भारत। खैर, एक राजा में जो अच्छाई होती बुराई होती वो सब औरंगजेब में होंगी। औरंगजेब को अभी मसला वो बना रहे हैं कि औरंगजेब ने सिख गुरुओं के साथ में ज्यादती की थी। जाहिर है कि उन सब चीजों को लेकर औरंगजेब के न तो कोई समर्थन में है न कोई विरोध में, उसके कुकृत्यों का सभी विरोध ही करते हैं। अब आप देखिएगा अबू आजमी ने कहा क्या था। अबू आजमी ने किसी की किताब का उल्लेख किया है, जिसकी किताब का उल्लेख किया है वो महाराष्ट्र में ही रहते हैं, उनसे उनका कोई विरोध नहीं है। आप उन लोगों का भी विरोध नहीं कर रहे हो जिन लोगों के कुल के लोगों ने औरंगजेब की 2 हिंदू पत्नियों को दिया था। वो किस कुल से आई थी? उदयपुरी कहां से आई थी? जो नवाब बाई थी वो कहां से आई थी? यदि उन कुल के लोगों को देखो तो अभी वो भूरी पैंट पहन के घूम रहे हैं। और उससे पहले भी अकबर के आगे भी जो थी, तू मुझे शासन करने दे, मैं अपनी लड़की दे दूंगा, कौन लोग थे वो लोग? और आप देखिए, औरंगजेब को तो गाली बक रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने जलियांवाला बाग के जनरल और डायर के बारे में कभी कोई चर्चा करते नहीं सुना होगा आपने इनको। उन लोगों की चर्चा ही नहीं करते जिन्होंने चरण पादुका में गोली चलवा दी थी, उनकी वो चर्चा ही नहीं करते हैं। जो हथौना का साई घर सागर में जिन लोगों ने लोगों को मरवा दिया था, तो उन लोगों की चर्चा ही नहीं करते जिन्होंने जबलपुर के झंडा आंदोलन पर लाठी चार्ज करा दिया था। औरंगजेब चाहिए इनको। और ईमानदारी की बात यह है, कई बार मुझे लगता है बहुत सारे प्लांटेड होते हैं। अबू आजमी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। ये सब लोग ये जितने हैं ना, जो एक्सट्रीम चरम संघीय वो संघी एक होता है जो हम कहते हैं, तो ये चाहे ओवैसी हो चाहे आबू आजमी हो, इनके चरित्र एक शरीर के होते हैं। ये कभी भी यानी कोई मुद्दा खड़ा होगा उसके अंदर जैसे जो होता ना कि न्यूसेंस क्रिएट करना, ऐसे केजरीवाल था अभी तक, वो वैसी है। ये सब लोग क्या है कि जब अचानक आप राजनीति मुद्दों पे लाने लगोगे तो अचानक ये कुछ न कुछ टपका देंगे, बीच में टपके हैं लोग। और ईमानदारी की बात ये, हम इस देश का आज की पोजीशन में हम कितनी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ शेयर मार्केट के गिरने का मतलब होता है कि मध्यम वर्ग के लोगों का हैंड टू माउथ हो जाना।
हम इतने बड़े कोलैप्स से गुजर रहे हैं, आपके सामने संकट खड़ा है कि नेक्स्ट 5-6 मंथ में हमारी जो ग्रेन प्रोडक्टिविटी उस पर इंपैक्ट होने वाला है। हमारे सामने बड़ा सूखा सामने खड़ा हुआ है, हम इन सब पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। हम शेर बिल्ली कुत्ता को दूध पिला रहे हैं। भाई उससे मेरे देश को क्या मिल रहा है? भाई यदि आप अंबानी के पुत्र के जो चिड़िया घर है उसके जानवरों को खिला लोगे तो मेरे को क्या मिल रहा है, इस देश को क्या मिल रहा है? और आप देखिए एक इतना बड़ा संकट इस देश के सामने इन्होंने अभी खड़ा कर दिया है। ये हर समय फूट डालो राजनीति, राज करो की नीति में काम कर रहे हैं। मणिपुर की स्थिति आज भी विस्फोटक है। मणिपुर में जो मेतेईज हैं थोड़े थोड़े करके हथियार वापस करने, और वहां पर जैसे ही अमित शाह ने बोला कि सभी रास्तों से फ्री और फेयर लोगों को आने जाने की परमिशन होना चाहिए, पूरे कुकी जो इलाके में लगभग हड़ताल हो गई है कि जब तक हमारे राइट्स, उन्होंने 8 मुद्दे रखे उस पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम अपने इलाके में फ्री और फेयर लोगों को आना जाना नहीं रखेंगे। मणिपुर के बड़े हिस्से में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं जो म्यांमार पे बाढ़ लगाने के खिलाफ हैं। वो लोग मिजोज और जोज हैं जिनके सदियों से इंटर कंट्री रिलेशंस चलते रहे। मजेदार चीज आप देखिए, मणिपुर शरीफ जगह में 12वीं का पर्चा लीक हो गया, मध्य प्रदेश में 8वीं का पर्चा लीक हो गया, हरियाणा में 10वीं का पर्चा लीक हो गया। हर राज्य में जहां पर 2-3 इंजन थे सब इंजन लीक कर रहे हैं, और स्कूली एजुकेशन के पर्चे लीक कर रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। और राजीव जी, जो आज सबसे बड़ा एक मुद्दा देश के सामने खड़े हो रहा है, जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइडेशन हो रहा है, यह मोदी जी की हरकतों के कारण हो रहा है। अकेले त्रिभाषा फार्मूला या हिंदी फार्मूला नहीं है उसका मसला। उसका मसला यह है कि नॉर्दर्न इंडिया के लोग, यूपी, बिहार और गुजरात के और मध्य प्रदेश के लोग खूब बच्चे पैदा करें, खूब बेरोजगारी करें, और वहां पे लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। और जिस राज्य के लोग फैमिली प्लानिंग पे काम करें, जहां के लोग एजुकेशन पे काम करें, जहां के लोग बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए काम करें, वहां की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। यदि यह मुद्दा हो गया, 135 सीटें जो साउथ इंडिया की हैं, वो इस मसले के ऊपर मोदी जी को बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। जिन राज्यों में अभी थोड़ी बहुत इनकी बची हुई है ना, वहां पे ये निकलने लायक भी रहेंगे, क्योंकि और ये अकेले राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश में विद्वेष वाला मुद्दा फैल जाएगा कि भाई मैंने ज्यादा बच्चे पैदा करिए, मेरा बड़ा राज्य है तो मुझको ज्यादा लोकसभा सीटें मिलेंगी। कल तो आप साउथ से मिनिस्टर भी कहूंगे, साउथ से दावा खत्म हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो वो केवल इसलिए कि अच्छे एजुकेशन के लोग तैयार करें। लोग वो व्हाट्सएप पे बहुत आता है कि जो तमिलनाडु का लड़का है, कर्नाटका का लड़का है, वो विदेश जाएगा, इंटरनेट पे काम करेगा, कंप्यूटर पे काम करेगा, और यूपी का क्या करेगा, कांवड़ उठाएगा, है ना, कुंभ में जाके नहाएगा, और बाकी फिर मुख्यमंत्री हैं जो सबको ठीक करते रहते हैं, जिसकी पुलिस मुंह से ही ठाए ठाए करके एनकाउंटर कर देती है। तो इस देश को ये बड़े संकट में ढकेल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से आप स्थिति देख लीजिए, साउथ की स्थिति देख लीजिए, महाराष्ट्र की आप स्थिति देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप विवाद खड़ा कर रहे हैं। यदि अभी जिस पे चर्चा नहीं हो रही है, दिल्ली का मीडिया जो है, दल्ला मीडिया बोलता नहीं है, गुजरात की जो स्थिति इस समय आई है हेल्थ और एजुकेशन को लेकर, वो बदतर राज्यों की है, जिसको ये कहते हैं कि हमारा बड़ा हम चरम और चमन है, वो केवल आपकी शहरी ग्लैमर है। डेटा सामने आ रहे हैं, इस पे कोई बात न करे तो हम शेर को खिलाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, सब करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ कर रहे हैं औरंगजेब को लेकर, और उसमें भी औरंगजेब को सामने क्यों लाया जा रहा है, इस वक्त क्यों लाया जा रहा है। ठीक है, किसी ने कह दिया बात जी, बात हो गई, आई गई हो सकती थी, लेकिन पूरे मीडिया में, तमाम चैनलों पर औरंगजेब को लेकर मैं भी आपको सच बताऊं तो लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक सोचता रहा कि औरंगजेब को हम भी इस कार्यक्रम में लेकर आए क्या, और ला रहे हैं तो फिर हमसे भी लोग वही कहेंगे कि आप भी तो वही कर रहे हो। लेकिन दूसरा पक्ष आना चाहिए, दूसरा पक्ष आना चाहिए, इसलिए जी क्यों उठाने की जरूरत पड़ रही है भाई?
जी जी है ना। जी, तो हमको ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप इतने सारी चीजों पे जो मुल्क के सवाल है उस पर आप पर्दा डालने चाहते हो, इसलिए औरंगजेब जिसके घर से कोई सफाई देने नहीं आएगा। अरे भाई, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान अपने को औरंगजेब का उत्तराधिकारी कहता ही नहीं है, औरंगजेब को कोई नहीं पूछता है ना। आप दिल्ली की बात करो, जिसको दिल्ली के कंस्ट्रक्शन नहीं मालूम, जब 1912 में सेंट्रल दिल्ली को लुटियंस ने डिजाइन किया था, तो उसने कोशिश की थी कि इंडिया गेट से निकलने वाली जितनी सड़कें हैं उसमें उन सभी राजाओं के नाम रखे जाए जिन्होंने कभी ना कभी दिल्ली में शासन किया है। इसलिए उसमें औरंगजेब का नाम भी है, उसमें फिरोज शाह का नाम भी था, उसमें बाबर का नाम भी था। लेकिन ये सब अकल के क्या कहा जाए, इतने अधिक विकलांग है ये कि किसी के तर्क और उसके कारकों को नहीं समझना चाहते। हम शौचालय पे औरंगजेब का फोटो लगा रहे, भाई कौन विरोध करेगा? औरंगजेब किसी का भगवान नहीं है देश में, कोई मुसलमान भी उसके पक्ष में नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन इनको मुद्दा चाहिए। अब आप देखिए, पूरा जो कोठा मीडिया है वो सबसे चर्चा करा रहा है। भाई, आप मुख्य मुद्दों को, मणिपुर पे आप चर्चा नहीं कर रहे, साउथ के विभाजन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो आपका पूरा कोलैप्स हो गया तंत्र उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो एक लाइन और जोड़ू राजीव जी, यानी सबसे आश्चर्य तो होता है जो हमारे न्याय मूर्ति हैं, पता नहीं ये मूर्ति कब खंडित होंगी यार। एक न्यायमूर्ति कह रहे हैं कि यदि आपको ऑफिस में कोई मियां मियां बोल दे और आपको कोई पाकिस्तानी बोल दे तो बुरा तो है लेकिन गलत नहीं है ये। आप समझ रहे? और लेकिन यदि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता हूं तो अभी योगी जी मुकदमा कायम करके बुक कर देंगे। भाई, जब वो गलत ही नहीं है, वो पता नहीं किस तरीके की मूर्ति है। कहता था पहले कि भाई गोली मारे सालों को, तो उसने मुस्कुरा के बोला ना, तो कुछ गलत थोड़ी ना हो रहा है ना। तो ये सब लोग जो संघी कोटे से भर गए हैं, ये मूर्तियों का पता नहीं क्या होगा। हमने तो मंदिर समझ के माथा झुकाया था, क्या पता था भेड़िए की मांग होगी सचपत। रियली यानी अदालत की ये स्थिति है इस समय। ये जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत शर्मा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे तो आ रही है। आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज भी बिल्कुल टनाटन आ रही है। भारत जी, क्या कहेंगे आप, जब इस देश में बहुत कुछ चल रहा है, वैसे में ऐसे मसलों को सामने लाकर आखिर कितना बचना चाहेगी, कितना बचाव कर रही है या उलझ रही है यहाँ मोदी सरकार? तो आप क्या चाहते हैं? टैरिफ बार पे चर्चा करें, क्या चाहते हैं आप? अभी एक नया अभी आरएसएस एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाला है, मुगलों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो में तो बेचारे शामिल हो नहीं पाए थे। मुगलों भारत छोड़ो, हाँ, एक नया कैंपेन शुरू होने वाला है। मेरे एक रिश्तेदार का मैसेज आया छावा फिल्म देख के। वो मेरे को बोला, यार मतलब वो जो आरएसएस वाले जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और वामपंथियों ने इतिहास बहुत गलत लिखा। मैंने कहा अपन इतिहास बदल देते हैं। मैंने कहा एक लाइन बदल देते हैं कि एक हिंदू राजा सिंधिया ने दूसरी हिंदू राजा लक्ष्मीबाई का साथ 1857 की क्रांति में दिया था, और बहादुर शाह जफर की गद्दारी की वजह से लक्ष्मीबाई मारी गई। अब ये सुन के वो मेरे से कहने लगा हिंदू गद्दार है। मैंने कहा हिंदू गद्दार कहाँ से हो गया? तो वामपंथियों ने गद्दार बनाया है। तो असल में होता यह है कि आप अगर तर्क की जरा से इनसे बात कर दें तो ये भाग जाते हैं, है ना। अब जो जिस किताब की आप बात कर रहे थे वो विशंबर नाथ पांडे की किताब है, जिन्होंने जो प्रयागराज के मेयर रहे थे और बाद में उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे। उनकी अपन ने पूरा जो अपना साप्ताहिक पेज है उसके ऊपर अपन ने उनका पूरा आर्टिकल छापा था, काफी बड़ा वो आर्टिकल है, जिसमें औरंगजेब की वसीयत भी है। औरंगजेब की कोई समाधि नहीं है। औरंगजेब ने ये कहा था कि मतलब एक वो ऐसा राजा था, हालांकि कोई ये तारीफ और उसकी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर राजा का अपना कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो वो उसके बारे में कहा जाता है जैसे वो टोपी सिल के करता था, शासन से कुरान लिखता था हाथ से और उसको बेच के खर्चा चलाता था, शासन का पैसा नहीं लेता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। और बाकी तो पाठक जी ने और पंकज भाई ने बताया है कि देखिए हर राजा का अपना कुछ ना कुछ इतिहास है, और हमारे देश में बड़ी आसानी के साथ ये लोग मुगलों को लेकर या मुसलमानों को लेकर जो एक लंबा दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा। और ये ऐसी लॉलीपॉप है हिंदुओं के लिए जो बड़ी आसानी से वो चबाते रहते हैं बैठकर, और फिर उसके बाद वो अपनी सारी समस्याएं भूल जाते हैं। तो चाहे शेयर मार्केट की आप बात करें, मैं भी आपको बता रहा था एग्रीकल्चर इस बार हमारे इलाके में पूरे
ये डीएपी उपलब्ध नहीं करा पाए किसानों को। तो इस बार तेल का बड़ा संकट होने वाला है, क्योंकि 40% तो तिलहन की बुआई कम हुई है। और अभी जो ओला पानी हुआ, अभी एक हफ्ते पहले, मतलब 3 दिन पहले जो ओला पानी हुआ, उसमें पूरी गेहूं की फसल चौपट हो गई है। ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर ना अखबार छाप रहे हैं, ना कोई टीवी चैनल पे डिस्कशन होता है, और सरकारों की तो बात ही क्या करना। वो तो अभी अपने जो कुंभ के जो उसमें जो अभी 3 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, और जो मल्लाहों ने और रिक्शे वालों ने और हाथ ठेले वालों ने भी सवारियां वहां ढोई है, मुझे मालूम है। वो बहुत सारे बुजुर्ग थे बेचारे जो नहीं जा पा रहे थे, उनको ठेलों पे बिठा के। तो अब मोदी जी अगली बार, योगी जी अभी बताने वाले हैं कि हाथ ठेले वालों ने कितना पैसा कमाया उसमें। और जो आपके होटल वाले थे, 2,000 रुपए का कमरा उन्होंने 10,000 रुपए में टेका था लोगों को। एयरपोर्ट से स्नान घाट तक टैक्सी 20,000 रुपए वसूली है एक बार। तो जिसके पास 130 टैक्सी रही होगी, वो कितना करोड़ कमाए होंगे। तो ये सारे आंकड़े मुझे लगता है इससे जनता को फील गुड होगा, लोगों को पता पड़ेगा कि नहीं, कुंभ से भी कमाई होती है। जरूरी ये नहीं है कि आप शेयर मार्केट से ही कमाई करें, जरूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल उत्पादन से ही कमाई करें, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्रीकल्चर से ही कमाई करें। आप कुंभ में भी कमाई कर सकते हैं। तो आप महाराष्ट्र में एक माघ मेला शुरू होने वाला है, तो अपन अब सारे हिंदुओं को उस माघ मेले में, वहां पर भी ये बात उठ गई है कि मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देना है जी। तो वहां पर भी हिंदू वहां पर भी कमाई करने वाला है। तो ये सारा मतलब इस समय मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जितना फील गुड का माहौल चल रहा है, इतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल रहा होगा। आज हमारे कनाडा वाले, उन्होंने ट्रूडो ने इनके ऊपर टैरिफ ठोक दिया, अमेरिका के ऊपर। अमेरिका, कनाडा और चीन के ऊपर टैरिफ ठोक रहा है। हमारे मोदी जी जाके टैक्स कम करके चले आए। उन्होंने अंग्रेजी शराब, अमरीकी शराब भी सस्ती कर दी, जिससे लोग आराम से, जिनको धर्म का नशा नहीं हो रहा, वो दारू का नशा कर लें। बाकी जो लोग हैं वो ठीक है, उनको अब इलेक्ट्रॉनिक कार भी उन्होंने बस की सस्ती कर दी है, टैक्स उस पर भी कम कर दिया। तो मोदी जी भी कुछ करके आए हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि मोदी जी की बात ही नहीं लोग करते हैं। इतना अच्छा काम वो करके आए। बाकी लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, युद्ध चल रहा है, चलता रहेगा, हमें क्या करना। हम तो पहले मुगलों को बाहर कर दे इस देश से, उसके बाद अपन देखेंगे, जब हिंदू बचेंगे उसके बाद हम सारी लड़ाई हम लोगों की खत्म हो जाएगी और आसानी से हम इस देश के अंदर रहेंगे जी। पूरा कुल मिला के मोदी जी का फार्मूला ये है। बाकी समस्या ठीक है, बहुत सारी समस्या पंकज भाई ने बताई अभी कि नॉर्थ ईस्ट भी चल रहा है, साउथ भी चल रहा है, बेरोजगारी भी भयानक है, वो ठीक है, वो सब चलता रहता है। जी राजीव जी। जी प्रशांत जी क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब। मैं एक दो संशोधन है। एक तो मेरी अपनी गलती है, मैं उसे दुरुस्त कर दूं, देर हो जाएगी उससे पहले। मैं शुरू में राजा मान सिंह का नाम ले गया था। दरअसल में औरंगजेब के दरबार में मिर्जा राजा जय सिंह थे, मान सिंह तो अकबर के दरबार में थे, जल्दी में गलत कह गया। और ये मिर्जा राजा जय सिंह वही हैं जिनके बेटे असम में जो सराय घाट का युद्ध था, जो लाचित बड़फुकन असम के महानायक माने जाते हैं, उसमें मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे सवाई राम सिंह प्रथम ने अगुवाई की थी औरंगजेब की सेना की। एक दफा नरेंद्र मोदी जी असम में जाकर कह आए थे कि लाचित बड़फुकन ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे जी, जबकि वो लड़ाई मुगलों के साथ हुई थी। दूसरा संशोधन भारत भाई एक ये है कि औरंगजेब का मकबरा है, उसकी मौत 1707 में अहमदनगर में हुई थी। बाद में उसका शव को कच्चा मकबरा है। कच्चा, मैं उसी पर आ रहा हूं। कच्चा है, औरंगाबाद जिले में, हाँ, जैसे औरंगाबाद जिले में जी बिल्कुल। उस क्यों नहीं बना वो भी? औरंगाबाद जिले में खुलदाबाद नाम का एक कस्बा है, वहां पर उसके शव को अहमदनगर से लाया गया और उसके जो गुरु थे शेख जैनुद्दीन, उनका जहां पर मकबरा है उस परिसर में ही उसे दफनाया गया। और अपनी वसीयत में औरंगजेब खुद लिख कर गया था कि बिल्कुल अचिन्हित रहना चाहिए। उसने कहा था कि आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि कौन सी मेरी कब्र है। लॉर्ड कर्जन ने फिर उस पर संघर्ष। मैं ये कह रहा था, उस किताब में बाबर का भी वसीयतनामा है जिसमें उसने गौ रक्षा और धर्म के उसकी बात की है, जो धौलपुर के किले पर बैठकर लिखी गई थी। और उसमें बाबर का वसीयतनामा भी है जो हम लोगों ने उस समय छापा था। दूसरी जो आप इतिहास की बात कर रहे हैं, खानुआ का जो युद्ध हुआ था उसमें हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ लड़े थे। आप अभी चले आइए तो वहां पे म्यूजियम बना हुआ है, उसमें हसन खां मेवाती को राणा सांगा के बराबरी का दर्जा दिया गया है। और राणा सांगा जिसको 84 घाव हुए थे, उनको बाद में उन्हीं ठाकुरों ने जहर दे के मारा था,
जो जब वो उनको बचा के ले बिल्कुल। गए थे। तो इतिहास में और तो ये सब छत्रपति चलता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की लड़ाई में भी तो औरंगजेब के साथ हिंदू तमाम सारे सेनापति और राजा थे, और शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान थे। उनकी सेना में बड़े बड़े ओहदेदार मुसलमान थे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। तो वो लड़ाइयां धर्म की लड़ाइयां नहीं थी, राजाओं की आपसी लड़ाइयां थी। जी जी राजीव जी प्लीज। जी जी किला रोड पर एक दरगाह है राकेश भाई, वहां पर शिवाजी महाराज छुपे थे। वहां पर वो जो देग था, उस देग में शिवाजी महाराज जब औरंगजेब की उससे छूट के आए थे, वहां छुपे थे। और वहां का जो वो था, जो भी करता धरता थे, उन्होंने उनकी मदद की थी। उन्होंने ये कहा था कि भैया ये खुदा का घर है, यहाँ पर मैं जांच नहीं करने दूंगा। जब सैनिक आए थे तो शिवाजी को उन्होंने बचाया था, और उसके बाद बचा के वास्ते उन्होंने इनको भेजा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ये तो इतिहास है, इसको कौन मानेगा। इतिहास तो वही है जो व्हाट्सएप पर आए, और जो मोदी जी कहे वही इतिहास है। जो मोदी जी कहे वही इतिहास है। वही इतिहास है। जी प्रशांत जी, आपने यहाँ वो लगा दी हिस्ट्री क्लास। जी और हिस्ट्री क्लास में आप निकल जाते थे फुटबॉल खेलने। खैर देखिए, मतलब मूल मुद्दे पर आते हैं कि क्यों औरंगजेब। तेरा एक हम लोग सब लोग होमवर्क करें, हमारे दर्शक भी होमवर्क करें। आजकल इंटरनेट में सब अवेलेबल है। होमवर्क ये करना है कि आप अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, वॉशिंगटन पोस्ट देखें, CNN देखें, यूरोप के चैनल देखें, BBC देखें, चैनल 4 देखें, फ्रांस का लीमॉन्ड देखें, डेर सेगल देखें, जर्मनी का। ये विकसित देशों के अखबार हैं। क्या इनके मीडिया में इनके नेता अपने हिस्टोरिकल फिगर को लेकर लड़े हुए हैं? कोई इतिहास में नहीं जी रहा जी। वो तो औरंगजेब तो बहुत पुराना था, वो हिटलर की बात भी नहीं कर रहा जर्मनी में आज। सवाल ये है कि वो आज के मुद्दे क्या हैं। आज का मुद्दा ये है कि ट्रंप ने कह दिया है कि 2 अप्रैल से टैरिफ लगा देंगे। मोदी जी के सामने कहा ये कुछ नहीं कर पाए। चाइना ये कह रहा है लगा के देखो, और कनाडा कह रहा है कि हम भी लगाएंगे। हमारे मोदी जी शांत खड़े थे। तो ये फर्क होता है, जब आप शीशे के पीछे से शेर की तस्वीरें खींचते हैं ना, तो आपका जो हिम्मत है वो शीशे के पीछे चली जाती है। आपको देश की गौरव, देश की आत्मसम्मान का आपको ख्याल नहीं आया कि आप ही की मौजूदगी में आपके देश के लोगों को हथकड़ी और बेड़ी पहना के भेजा जा रहा है, और आप खामोश हैं। वहां आपसे कहा जा रहा है कि हम भी टैक्स लगाएंगे। 70,000 करोड़ का बर्डन आने जा रहा है 2 अप्रैल के बाद राजीव जी। यहाँ की स्टील, एल्युमिनियम, डायमंड, तमाम इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारा GDP गिरेगा, स्टॉक मार्केट में तहलका मच जाएगा। इसलिए औरंगजेब आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे गरीब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भारत में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 35वां स्थान है। जिस बुलडोजर की बात करते हैं वो इंग्लैंड में बनता है। JCB इंग्लैंड की कंपनी है। इनके पास तो साइकिल भी नहीं है अपनी। भाई, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी औसत आयु 67 वर्ष है। केरल की 77 है, 77, 10 साल का फर्क है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, GDP के कंट्रीब्यूशन में, GST के कंट्रीब्यूशन में कहाँ हैं आप? बुलडोजर भी, मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर जिस पे खड़े हुए हैं वो भी इंग्लैंड का ही है। उसी इंग्लैंड का जो 200 साल गुलामी जिसने की कराई हमारी। कौन सा प्राइड है?
एक मरे हुए आदमी को आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? उसका वजह क्या है कि जातिवाद जनगणना। अभी पंकज जी बात कर रहे थे जो डिलिमिटेशन की, जनगणना कराने की हिम्मत नहीं हो, डिलिमिटेशन क्या होगा? जनगणना नहीं हो पा रही है आपसे। जो गरीब से गरीब दुनिया का देश अपने देश की जनगणना तो करता है 10 साल बाद। 2021 में ड्यू थी, 2025 आ चुका, वो भी अभी बीत गया 2 महीना, तीसरा महीना चल रहा है, कोई हवा नहीं है जनगणना की। कब होगी? 2011 के जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से आपकी सरकारी योजनाएं चल रही हैं। आपको पता ही नहीं है कि गरीब कितने हैं, कितने गरीब की सीमा के बाहर आ गए, शिक्षा कहाँ स्कूल खोल रहे हैं, कहाँ अस्पताल खोल रहे हैं, मालूम ही नहीं है। अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो जातिवाद जनगणना बड़ा सवाल है, आरक्षण की लिमिट बड़ा सवाल है, आर्थिक गैर बराबरी बड़ा सवाल है, बेरोजगारी बड़ा सवाल है। इन सवालों पे चर्चा होनी चाहिए, बजाय ये कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ें। औरंगजेब के समय डेमोक्रेसी नहीं थी, उसको आज के पैमाने के हिसाब से आप नहीं उसकी वो कर सकते तुलना। जिनके जो डेमोक्रेसी के में जो नेता हैं वो कितने बड़े तानाशाह हैं, कितने बड़े वो ह्यूमन राइट की हिमायती, जरा वो भी तो देख लीजिए। तो इसलिए ये सब जो बहस है, और मुसलमान बेचारा उसको टारगेट करते हैं इसलिए कि मुसलमान की आड़ में आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मुसलमान को। वो राहुल गांधी ने कहा था ना कि जादूगर होता है, वो आग जलाता है और फिर कुछ खेल कर देता है। तो आप जो है ध्यान भटकाने के लिए कभी आप औरंगजेब ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो। सवाल ये है, कभी संभल, कभी कुछ ढूंढ रहे हो, मूर्तियां ढूंढ रहे हो। आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहां लाके खड़ा कर दिया है? यूरोप के जो देश हैं जो आपसे कितना आगे हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग जाके कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे, लड़ाकू जहाज उससे खरीदने जाते हैं, उनका युवा मस्जिदों के सामने डांस नहीं कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो नए नए सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगा हुआ है। वो मस्जिदों के सामने डांस नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि आप इस वक्त क्या मुद्दा उठाएंगे? राष्ट्र की, देश के निर्माण की बात तो हो ही नहीं रही है। तो देश के निर्माण की बात करें, ये आरक्षण छुपाने के लिए जातिवाद जनगणना न करानी पड़े, आरक्षण के नौकरियां खत्म करें आप, मनुवाद को स्कूल कॉलेज के करिकुलम में ले आए, मनुस्मृति को, ये सब काम चल रहा है। रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी, नया इंडस्ट्री, कैसे हम हेल्थ के सेक्टर में बढ़ाएं, कैसे कॉलेज में बढ़ाएं, स्कूल बढ़ाएं, रोजगार कैसे हो, उस पर कोई वो नहीं है। हम लोगों का राजीव जी अभी अंदाज नहीं है कि 2 अप्रैल के बाद जो अमेरिका करने जा रहा है उसका कितना बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पे आ रहा है। इमीडिएट नहीं आएगा, लेकिन वो एक प्रोसेस में आएगा। वो प्रोसेस ऐसा होगा कि भारत के विकास की गति को पीछे करेगा। वो पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत को भी लड़ना चाहिए। ये पिकनिक मनाने का समय नहीं है किसी उद्योगपति के चिड़ियाघर में जाके। ये इस वक्त जो है वो रियल इश्यूज को सामने से फेस करने का, उसका सलूशन निकालने का है। पीयूष गोयल जी गए हुए वहां पे अमेरिका जी। मोदी जी तो गए थे, इंतजाम किया था जाने का। पीयूष गोयल को तो बुलाया गया है। अभी आप देखिए कि एक छोटी सी और बात बता दूं, जो मैं परसों 3-4 दिन पहले आप यहाँ इसी पे चर्चा भी की थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी रिफाइनरी के लिए रशिया से डील किया है। 1 बूंद तेल नहीं आ पाया अभी तक। $13 बिलियन की सालाना की वो है,
5 लाख गैलन पर डे का एक बूंद तेल नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि अमेरिका ने उन तेल वाहकों पे प्रतिबंध लगा दिया। आप क्या कर रहे हैं हरदीप पुरी और विदेश मंत्री या मोदी जी? अगर आपके दोस्त ट्रंप है तो हटवा दीजिए। अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 1/3 तेल हमारा रशिया से आता है। अगर रशिया के वेसल्स पे प्रतिबंध लगेगा, हमारे एनर्जी क्राइसिस होगा। फिर वो $3 $4 सस्ता मिलता है हमको तेल, क्योंकि लॉन्ग टर्म डील से आप जानते हैं। तो हमारी बेसिक चुनौती अर्थव्यवस्था है, देश का विकास है, वो है। और अपना बुलडोजर ही बनाए भाई, इंग्लैंड से क्यों लाए? जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ है और उन मसलों को, उन बातों को दबाने की कोशिश और उस पर औरंगज़ेब को लाने की जो यहाँ लाते रहे हैं, इच्छा या चाहत की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आती रही हैं जिस पर, और अब अंग्रेज़ों ने ही मुग़लों को भगाने की बात भी यहाँ चल रही थी। तो लेकिन सुनील शुक्ला जी, ये बुलडोज़र हो, मजा चखाना हो, इलाज करना हो, ये सब उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत क्यों होती है? बड़ा राज्य है, इस राज्य के लोगों के इस देश की सियासत में बड़ी दखलंदाजी है, और आप उत्तर प्रदेश से नहीं होगी तो कहां से होगी? सवाल है कि हमारे पास हमारे ये उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, अगर आप याद कीजिए, जो एक इनकाउंटर में मुंह से आवाज निकाल रही थी गोली चलाने की। यही अभी हमारे ही राज्य में हुआ है। जिन चीजों पे आपको शर्म आनी चाहिए वो चीज आप बड़े दावे के साथ करते हैं। ये भरत शर्मा जी ने कहा कि 10,000 रुपए में होटल मिल रहा था। कौन होटल वाला मिल रहा था, मुझे शर्मा जी बता दें। 50,000 60,000 रुपए के नीचे कोई बात नहीं कर रहा था। 10,000 तो मिल रहा था तो एहसान मानेगा भरत जी का, अगर इन्होंने किसी को दिलवा दिया होगा तो। और कोई पूछने वाला नहीं था। ये जो औरंगजेब को भगाने वाले लोग हैं, इसी को मेले के दौरान उन मोटरसाइकिल वालों से नहीं पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन ठेले वालों से नहीं पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। उस ई रिक्शा वाले से नहीं पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। जो आए थे और जिनके लिए धर्म का अलग जगा रहे थे लोग। आप जो बेसिक सवाल ही है कि 300 साल पहले, 300 से ज्यादा साल पहले कोई शासक था। आज इस हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। हो सकता है कि अमेरिका में कोई हो, क्योंकि आज ट्रंप साहब कल बताए गए कोई 360 साल का व्यक्ति है जो जिंदा है वहां। हमारे देश में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो औरंगजेब को देखा हो। और उसको लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया। ठीक है, हर किसी शासक के बारे में इतिहास उसकी समीक्षा करता है। इतिहास हमको भी नहीं आते, और मैं भी प्रशांत जी के साथी हूँ, मैं भी भाग खड़ा होता हूँ इतिहास के नाम से। मैं तो किस पाठक जी को बहुत, भरत जी को धन्यवाद देता हूँ कि लोगों को कितनी नाम और तारीखें और सन सब याद हैं। हम मतलब इतिहास के नाम से मुझे कपकपी छूट जाती है। तो लेकिन सवाल इस बात का यह है कि जो एक शासक था उस शासक का विरोध करने के लिए तो उस समय हम नहीं खड़े हुए, बल्कि उस समय उस शासक आप साथ दे रहे थे। अगर आप समीक्षा करना चाहते हैं तो आपको यह समीक्षा करनी चाहिए कि उतना क्रूर शासक के दौर में हम कहां थे, हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे, और कम से कम उससे हम सीख लें कि हम किसी क्रूरता का सामना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, या हम क्रूर नहीं होंगे, या हम ऐसी शासन व्यवस्था लाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न रहे। एक शासक जिसके प्रति आपके पास आप उससे उतने नाराज हैं कि आप एक निर्वाचित विधायक को आपने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। वह अपनी वसीयत में, जो भरत जी ने बताया, अपनी वसीयत में लेके गया कि मेरी कोई शिनाख्त नहीं रहनी चाहिए, ऐसा कोई कब्र बने जिसमें यह पहचाना जा सको कि मैं यहां दफन हुआ था। और दूसरी तरफ जीते जी इस देश का कोई दीवार आप नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां आपकी फोटो लग जाए,
कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब अगर किसी की लगी हुई है तो उसको हटा करके अपना चिपका देना चाहते हैं। आपकी बात में जो आज के दौर में तो बहस ये होनी चाहिए, चर्चा ये होनी चाहिए कि आखिर जिन समस्याओं से देश गुजर रहा है उसका मुकाबला कैसे किया जाए। उस पर तो कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी उन्हीं विषयों की चर्चा करते रहते हैं। पर वह नाविक 30 करोड़ रुपया के साथ वो बात कर रहे हैं कि उसने कमा लिया। अब एक बार से जिस जगह से नावें चलती थी, मैं शहर का विद्यार्थी रहा, वहीं पढ़ा लिखा हूं मैं जी। उस जगह से संगम तक जाने के बाद दोबारा ले जाने में नावे की सांस उखड़ने लगती है। 130 नावों का मालिक सामान्य नावे में मल्लाह निषाद हो सकता है, एक कल्पना से परे बात है वो। और अगर ऐसा है तो ये 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो अनाज देना ही नहीं चाहिए। ये संख्या बेमानी है। बिल्कुल। अगर 130 नाव रखने की क्षमता ये हम इस उत्तर प्रदेश के निषादों में से किसी के पास है तो बहुत बड़ी चीज है ये सरकार इस सरकार को जिस पे शर्म आनी चाहिए। एक महिला की फोटो बहुत वायरल हुई, आप सभी ने देखा होगा, जो अपनी मदर इन लॉ को अपने पीठ पर रख करके संगम स्नान कराने ले जा रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किसी महिला को अपनी सास को अपने पीठ पर लादना पड़ रहा है। 7,000 करोड़ रुपया खर्च करके आप किसी महिला को यह आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं कि अगर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनको संगम तक ले जाने की व्यवस्था हम कर देंगे आपके लिए। इतने व्हील चेयर्स रहेंगे यहां पर और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उस महिला के लिए तो गौरव का विषय हो सकता है कि ठीक है, एक उसने अपने दायित्वों का बोध उसके पास है, लेकिन हुकूमत के पास ही इस बात की अनुमति नहीं हो सकती कि वो भी अपनी पीठ थपथपा ले। लेकिन अभी उसमें ही पीठ थपाने वाले लोग हैं। आज ये आप बात सही की गई कि आज ये बात करने के लिए तैयार नहीं कि अंग्रेजों ने क्या किया, कितना इस देश का दोहन किया। उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार आप नहीं है। लेकिन मुगल साहब, क्योंकि वही आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है सुबह से शाम तक, आप इनसे अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि देश के जो ज्वलंत विषय है उस पर कोई चर्चा हो जाएगी तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उन समस्याओं का कोई समाधान इनके पास नहीं है, कोई रूपरेखा इनके पास नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास आज तक कोई रूपरेखा नहीं है जो ये बता ले कि अगर यहां से प्रतिवर्ष जो इंजीनियरिंग के छात्र निकलते हैं वो करेंगे क्या, उनको कहां आप समायोजित करेंगे। ये जो बेरोजगारों की फौज खड़ी होती चली जा रही है वो कहां जाएगी। प्रशांत जी चिंतित हैं कि जनगणना नहीं हो पाई। अरे क्या करेंगे जनगणना करके आपको शिक्षा के बारे में कोई नीति बनानी नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में कोई नीति बनानी नहीं है, किसानों को कुछ पैसा बांट देना है, फिर रिकवरी की नोटिस भी दे देनी है, जीएसटी लागू कर देंगे और उसके बाद साल भर के अंदर 50 संशोधन कर देंगे। तो आप क्यों पैसा खर्च करेंगे जनगणना कराने के लिए? जरूरत किस बात की आपको है? आप अपनी जनगणना क्यों कराते हैं? क्योंकि आपको नीतियां बनानी होती है, कार्यक्रम बनाने होते हैं, जो समाज के कमजोर लोग होते हैं उनके बारे में आपको सोचना होता है, वो करना ही नहीं है। और हमको ये पता है कि सनातन धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं, 66 करोड़ 67 करोड़ हमने बता दिया कि आके वो नहा के चले गए, एक वाहन पे चले आए। बाकी जो विकास के जो मानक हैं वो पहले धर्म की स्थापना हो जाएगी, उसका बाकी चीजों की भी स्थापना हो जाएगी। धर्म से बड़ा क्या है? जो व्यक्ति अपनी धार्मिक उन्नति कर लेगा उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो त्यागी हो जाएगा, तपस्वी हो जाएगा, वह तमाम सुख सुविधाओं से अपने आप को अलग कर लेगा, किसी चीज की आवश्यकता उसको नहीं है। तो हमारी अगर यह सरकार और यह पार्टी केवल धार्मिक आख्यानों में लगी हुई हो, धार्मिक आयोजनों को विस्तार देने, उसको उसमें हाइप क्रिएट करने इनका मकसद हो, तो आप कहां उम्मीद करते हैं कि आप इनसे उन विषयों की चर्चा करें जो इस देश के लिए आवश्यक है। ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं, लगाते रहे, देखा जाएगा जो होगा। आज थोड़े कुछ हो रहा है, उस समय देखा जाएगा। और अगर प्राथमिकता होती तो तुरंत ही उस पर प्रतिक्रिया करते, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया। क्या आप असत्य बात कर रहे हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि जो बिगाड़ना बिगाड़ लीजिएगा, लेकिन हम ये बात नहीं मानेंगे आपकी।
युद्ध में पूरी तरह से अमेरिका के समर्थन पर निर्भर एक राष्ट्र, उसका भी प्रधान राष्ट्रपति कहा गया कि मैं आपके बात से असहमत हूं। लेकिन आपके पास जब प्राथमिकता, उसको अपने देश को बचाने की प्राथमिकता है, उसको अपने देश की जो सीमाओं पर अतिक्रमण किया है रूस ने, उसको उससे वापस लेने की महत्वाकांक्षा है। आप अगर अतिक्रमण की बात कर ले तो राष्ट्रद्रोही है, उसकी बात नहीं होगी। तो अपने भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा साफ है, आप उससे सहमत हो यह आपका विषय है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अंग्रेज और बाबर का नाम कर लेती रहेगी। बाबरी मस्जिद तक बाबर था, अब एक नया चरित्र कर लिया गया औरंगजेब, वो चलेगा और उसी का पीछे उनका समर्थक वर्ग चलेगा। इस देश के लोगों को सोचना है कि आखिर हम इस बहस में कब तक उलझे रहेंगे, इससे बाहर निकलने के लिए वो कौन सा प्रयास करेंगे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मसलों पर लोगों को उलझा के रखना चाहती है। वो कर रही है कि हम लगातार ये गायन चल रहा है कि कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में क्या हुआ। इस कुंभ के आयोजन में भी जो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, उस जिम्मेदारी को उसने कहां वहन किया जी। तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को, जितने हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियां हैं, लूटा है उनको, उन्होंने बाह मरोड़ करके या अवसर का लेकर लाभ लेकर के उन्होंने उनको लूटा है, उनको सहूलियत कोई नहीं दी है। आप चिंतित कहां हैं कि साहब ई रिक्शा वाला ज्यादा पैसा ले लिया, नाव चलाने वाले ने बहुत ज्यादा पैसा ले लिया, वो ठेलिया चलाने वाले बहुत ज्यादा पैसा ले लिया। जो आपके आंख के सामने हो रहा था उसको आप नियंत्रित नहीं कर पाए। ये जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो पंजीकृत है, उन्होंने बाकायदा लूटा है और पूरा का पूरा इंतजामिया कान में तिल डालने पड़ा रहा, उसको उसके लिए गौरव गान कर रहा है होटल उद्योग। और अगर आप इससे आए हुए पैसे को अपनी आर्थिक उपलब्धि मानते हैं तो भला करे ईश्वर आपका, फिर आप कितने जवाबदेह हैं अपने नागरिकों के लिए, इस बात से प्रमाणित हो जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि इस औरंगजेब का जो विषय है वो समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है वह उसका ये आधार है और वो अपने आधार को किसी भी दशा में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम और आप किसी भी अर्थव्यवस्था की, आर्थिक प्रगति की, बेहतर शिक्षा की, बेहतर स्वास्थ्य की बात चर्चा करते रहे जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अलग अलग चीज़ों, अलग अलग मुद्दों, मसलों की चर्चा हम भले करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आती है उन मुद्दों में साफ है कि वो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का पुट और दूसरा इसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति चमकाने की कोशिश, मूल मुद्दों को भटकाने की कोशिश, इसमें भाजपा कई बार सफल होती नजर आई है। अब क्या औरंगजेब के मामले को लाकर इस वक्त चाहे टैरिफ का मामला हो या शेयर मार्केट का मामला हो या ऐसे महंगाई, तमाम मुद्दे हैं, जीडीपी ग्रोथ, इन सब मुद्दों को, डॉलर की मजबूती, रुपए का गिरना, ये सब क्या इन सब को छिपाने, बचाने की कोशिश, खुद को बचाने की कोशिश है? महाकुंभ का मामला भी है, आखिर मरे कितने, सिर्फ 30? तो ये भी एक सवाल है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अहम सवाल है चुनाव आयोग का। डॉक्टर साहब जरा आना चाहता हूं जल्दी से, क्योंकि अब अपने पास समय 20 मिनट का है, लेकिन आप पांचों साथियों से, चुनाव आयोग कल और आज 2 दिन की बैठक हुई और इस बैठक में साफ साफ नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि जो खासकर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके जो चीफ हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए और उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। आखिर ये रुख क्या कहलाता है, क्या कहेगा, और क्या अब हम ये उम्मीद करें कि चुनाव आयोग थोड़ा, क्योंकि जब वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ है और उसके एपिक नंबर के बाद से यहाँ पर चुनाव आयोग अलग अलग ढंग से घिरता नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल जिसका जवाब देने की कोशिश कर रही है टीएमसी, और खासकर कल हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की थी। लेकिन आपको लगता है क्या कि अब आने वाला समय जो है उसमें हम चुनाव आयोग को थोड़ा पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से देखेंगे? उम्मीद की जाए क्या डॉक्टर साहब? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। भारत के निर्वाचन आयोग ने पिछले 10 सालों में जिस तरह अपनी साख गंवाई है, जिस तरह वो भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह का बगल बच्चा बन के काम कर रहा था,
एनडीए सरकार का घटक दल जैसा बन गया था, उसके बाद अपनी छवि को उसे रसातल में से निकालने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ेगी। अभी ऐसा लग रहा है कि नए जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वे राजीव कुमार जैसी शेरो शायरी नहीं करेंगे। जैसा कि उन्होंने इन 2 बैठकों में कहा है कि सभी राजनीतिक दलों के मुखियाओं से या लोगों से संवाद करें, उनकी शिकवे शिकायतों को दूर करें। यही तो काम है चुनाव आयोग का। सरकार की तरफ से प्रवक्ता बनने का काम नहीं था, जैसे राजीव कुमार बने हुए थे। आप कोई सवाल पूछिए, बीजेपी से सवाल पूछिए, जवाब राजीव कुमार देते थे। सरकार से सवाल पूछिए, भारत का निर्वाचन आयोग जवाब देता था। निर्वाचन आयोग संबंधी जो सवाल होते थे, उनके जवाब में शायरी सुनाई देती। मुझे ऐसा लगता है शायद उनके मन में कुछ होगा कि थोड़ा सा छवि कम से कम सुधर जाए, देखने में ऐसा लगे कि साफ सुथरा काम कर रहे हैं, पक्षपाती नहीं है, पारदर्शी हैं, दिखने में ऐसा लगे। बाकी उनका जो अतीत है, जिस दिन वे नियुक्त हुए थे हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, वे कहां से आए हैं, उनके बसंत कहां बंधे हैं, ये सब पूरा देश को मालूम है। लेकिन ऐसी कोशिश अगर कर रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन वो सचमुच में कार्य रूप में परिणत हो पाता है, क्रियान्वित हो पाता है, ये आने वाले दिनों में दिखाई दे जाएगा जैसे ही किसी राज्य का चुनाव पास आएगा। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, 2027 में उत्तर प्रदेश, इन चुनाव में उनकी अग्नि परीक्षा हो जाएगी ज्ञानेश्वर कुमार कि वे जो कह रहे थे वो करके भी दिखा रहे थे, या ये दूर के ढोल सुहावने थे, अंत में कर वही रहे थे, हिज मास्टर्स वॉइस बने हुए थे, HMV, जैसे कि अब तक राजीव कुमार बने हुए। तो ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा राजीव जी। जी जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आप क्या कहेंगे इस पे, खासकर चुनाव आयोग पे बहुत कुछ बातें चल रही हैं और ऐसे में ये 2 दिन की बैठक, क्या कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देती है? मतलब उन्होंने संकेत तो दिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स है, जिसको कहा जाए कि पब्लिक रिलेशंस ठीक कर रहे हैं वो। तो पब्लिक रिलेशंस भी बहुत खराब हो गया था राजीव कुमार के समय में। वस्तुतः वो क्या कर रहे हैं उसका कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया। 2-3 बड़े सवाल है। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे अप्लाई होता है तो चुनाव करीब आएंगे तब मालूम पड़ेगा। राजीव कुमार के समय में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो केवल विपक्षी पार्टियों के लिए एग्जिस्ट करता था। लेकिन 2-3 बड़े सवाल हैं। एक है जो इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची की शुचिता, उसको कितना प्रमाणिक है, उसके ऊपर बहुत सवाल खड़े हुए हैं। उसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे न जाने कितनी बार चर्चा की है, बल्कि हम ही लोगों ने चर्चा को पहले करना शुरू किया कि मतदाता सूची इसमें गड़बड़ है। और दूसरा कि वो जो मतदान प्रतिशत बढ़ता है रात में, अगले दिन तक बढ़ता है, काउंटिंग की प्रक्रिया, जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसको कितना पारदर्शी वो बना पा रहे हैं। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी शंकाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की भी शंकाएं, हम लोगों की भी शंकाएं हैं। और जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा जानते हैं उनकी भी शंकाएं हैं। अभी आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे थे ना कि बैलेट पेपर जो है वो सबसे फुल प्रूफ है। तो जो टेक्नोलॉजी को जानने वाले भी, ट्रंप के अलावा टेक्नोलॉजी को जानने वाले, चाहे इलन मस्क हो या कोई और हो, वो लोग भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। जर्मनी में तो बैन हो गई, कानून बना के बैन किया गया जर्मनी में ईवीएम को। तो कोई जो तमाम सारे सवाल खड़े हैं चुनाव की प्रक्रिया को लेके, उसको कितना वो एड्रेस कर रहे हैं, इसका अभी तक उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया है। केवल हाँ, एक पब्लिक रिलेशंस है, वो शुरुआत हुई है जो अभी तक नहीं हो रहा था, कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस देश में एग्जिस्ट करती हैं बीजेपी के अलावा। राजीव कुमार ये मानते ही नहीं थे। वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे
को उन्होंने किस तरीके की भाषा में जवाब दिया था, बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो उस स्तर पर तो वो नहीं जा रहे हैं ज्ञानेश जी, लेकिन उनको बहुत कुछ करना होगा, संकेत देना होगा कि वो गंभीर हैं कि चुनाव प्रक्रिया जो है वो ठीक हो, जवाबदेह हो चुनाव आयोग, और लोकतंत्र को सुरक्षित कर रखने का लेवल प्ले फील्ड, बेईमानी से चुनाव ना हो, इसके लिए संकेत दे कि हाँ वो काम कर रहे हैं कुछ। अभी बिहार के चुनाव में बहुत समय है, इस बीच कुछ एक ठोस कदम वो उठा सकते हैं जो मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतदाता सूची की बात हम कर रहे हैं। जरा पंकज जी, आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि यहाँ चुनाव आयोग अभी एक समय है, एक मौका है, कम से कम ज्ञानेश कुमार जो अब तक उनके ऊपर जो धब्बा है, जो दाग है, कम से कम उसको तो धो दें? मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार बहुत सतर्क होकर कदम रख रहे हैं, और उसका कारण है कि वो जानते हैं कि उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ तलवार लटकी हुई है उनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी। जैसा मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगी जिससे कि उनको उस पद से हटना पड़े, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन कम से कम उस पर टिप्पणी होगी, एक चीज। दूसरी चीज, ईवीएम और इलेक्ट्रोल प्रोसेसर्स को लेकर जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का फैसला था और उसके बाद में उस पर अपील चल रही है, उसके ऊपर भी ज्ञानेश कुमार को लगता है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनली वो संकट में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जो इपिक नंबर थे, एक ही इपिक नंबर को जो जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें वो फंस चुके हैं। अब इपिक का मतलब होता है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब मुझे आप बताइए कि क्या मेरा और आपके ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड नंबर एक हो सकता है? क्या पैन नंबर का एक नंबर हो सकता है? तो मेरे इपिक कैसे हो सकता है? इसमें चुनाव आयोग बहुत स्पष्ट रूप से फंसा हुआ है। उन लोगों ने बहुत सामान्य से शुरुआत में सॉफ्टवेयर यूज किए थे जिसमें एक ही नाम और एक ही फोटो के लोगों को आइडेंटिफाई करके अलग किया जा सकता है, लेकिन एक ही इपिक नंबर से कई कार्ड इशू कर देना, इस टाइप का इन्होंने अभी प्रयोग नहीं लिया। और जिस प्रकार का कांग्रेस ने महाराष्ट्र में जो शिकायत की है इलेक्टोरल रोल को लेकर, और जिस प्रकार से ममता बनर्जी बंगाल में इलेक्टोरल रोल को लेकर कर रही है, उस चीज को ये नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे और ये सरकार का खिलाफ का साथ देंगे। तो इनको स्पष्ट लग रहा है कि राजनीतिक दलों की खिलाफत के चलते हुए अब वो संकट में आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हर चीज का एक चरम होता है, चरम के बाद में उसका अंत होना शुरू हो जाता है। तो ज्ञानेश कुमार जी को भी समझ में आ गया कि यदि इतिहास में उनको अपने नाम को एक इज्जत के साथ जोड़ के जाना है तो कम से कम उनको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। लेकिन जो सुरसा रूप दिखावा था दो गुनी कपि बदन बढ़ावा वाली बात है, जैसे जैसे इलेक्टोरल रोल, ईवीएम और किसी मुद्दे पर चुनाव आयोग थोड़ा काम करेगा, ये जो हमारे जोड़ी बैठी है ना, ये कोई नई कला दिखाएगी। जैसे देश के संकट में औरंगजेब ले आए, तो ये चुनाव जीतने की और कुछ मशीन चल रही होगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी की जो कुटिलता है चुनाव लड़ने की, उससे आगे चल के सोचना होगा, क्योंकि ये जब तक उसको फॉलो करते हैं तब तक वो अगले पायदान पे चढ़ जाते हैं। फिलहाल एक उम्मीद बंधी है, जिस प्रकार से राज्यों के निर्वाचन आयुक्तों के साथ में इन्होंने बैठक करके जो बात की है, उससे एक तो लगता है कि अभी तक तो हमारे राजीव कुमार जी तो मान ही नहीं रहे थे कि कुछ होता है, इन्होंने मानना शुरू तो किया है। यदि एक हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं तभी उस पर प्रैक्टिकल करके एक थीसिस के विषय तक पहुंच पाते हैं। तो तंत्र को हम एक मानते हैं कि चलो एक शायद शुभ शुरुआत हो। एक चीज और बोलना बस इरिलेवेंट है, लेकिन बोलना जरूर चाहूंगा कि जो लोग आज औरंगजेब को लेकर इतने आक्रामक हैं, उनको बस एक याद रखना चाहिए कि उसी औरंगजेब का पुष्ट थी बहादुर शाह जफर, जिसने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना घर, अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया था। किसी शासक को धर्म से ना जोड़ के देखे, शायद इस देश की जनता समझ जाए ये चीज, क्योंकि नफरत फैलाने वाले नहीं समझ पा रहे। जी राजू जी भारत जी, क्या आपको भी लगता है चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग
लगातार 2019 से तो एक्सपोज हो ही रहा, हालांकि एक्सपोज पहले से भी होता रहा है, लेकिन 2019 से कुछ ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। मगर अब इस पे लगाम लगते हुए आप देखते हैं अभी कोई चुनाव नहीं है सामने, कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है उसके बाद से थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए ना, दिखाई देता है। मुझे भी लग रहा है जो पंकज दादा कह रहे थे, दो तीन चीजें हैं। एक तो बात यह है कि जो विपक्षी दल है उनको इनकी टैक्टिक्स ये समझ में आ गई है कि ये किस तरीके से चुनावी वोटर लिस्ट में धांधली करके और ये वोटिंग को प्रभावित करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि एडीआर के और जो कुछ सिविल सोसाइटीज की जो रिटें लगी हुई है, जिसमें बहुत सारे इनको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस आ रहे हैं, तो वो भी कुछ एक प्रेशर चुनाव आयोग के ऊपर है। तीसरी चीज ये भी है कि मतलब टीएन शेषन भी बहुत बड़ा कोई नाम नहीं थे चुनाव आयुक्त बनने के बाद, लेकिन चुनाव आयुक्त बनने के बाद उन्होंने बहुत कुछ किया। हो सकता है इनका जमीर जाग जाए, तो इसमें कुछ ये करना चाहते हूँ। और पंकज दादा ने एक बात कही, तो मैं भी एक बात कहूँ कि भले ही अंदर शौचालय में आप औरंगजेब का लगा दें, लेकिन बाहर तो फोटो हमारे मोदी जी का ही रहता है शौचालय में। पूरे देश भर के शौचालय में मोदी जी के फोटो। सुनील शुक्ला जी, चलिए इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होना है अभी, और उससे पहले पश्चिम बंगाल, और उससे पहले बिहार। पश्चिम बंगाल के साथ साथ कई राज्यों में है चुनाव, इसलिए भी चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक मिशन के तहत मैं कहता हूँ कि चुनाव आयोग पे लगातार चर्चा होनी चाहिए, कम से कम थोड़ी सी शर्म तो हो। आप गलतियां कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। कौन कर रहा है आप पता कर लीजिए, क्योंकि आप ही हैं, बॉस तो आप हैं, इसलिए चर्चा होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग और ज्ञानेश कुमार जी से आशा बांधे हुए हमारे जो साथी लोग हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूं कि बहुत अच्छी इन्होंने आशाएं पाल रखी हैं। इन आशाओं का आधार क्या है, यही लोग बता सकते हैं। जिन बातों के लिए निर्वाचन आयोग पे सवाल पैदा किए गए, जब वो घटनाएं घटित हो रही थी, तो क्या ज्ञानेश कुमार जी इस निर्वाचन आयोग में नहीं थे? आपको किसी अवसर की जानकारी है जिसपे माननीय ज्ञानेश कुमार जी ने उस पर कोई डिसिडेंट नोट दिया हो? आपको किसी ऐसे घटना की जानकारी है जो जो आरोप लगे निर्वाचन आयोग के ऊपर, उसमें सुधारने के लिए ज्ञानेश कुमार जी ने कभी उस पर आपत्ति दाखिल की हो? ज्ञानेश कुमार जी कल तो आए नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं था कि वो कोई सेकेंड क्लास सिटीजन थे, पूर्णकालिक निर्वाचन आयुक्त थे वो, और उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार था। जो बातें आज ये हो रही हैं, हम जिसकी बात चर्चा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा सवाल है मतदाता सूची का, ये जब सवाल पैदा हो रहा था हरियाणा, महाराष्ट्र के या दिल्ली के मतदाता सूची को लेकर के, तो क्या सम्मानित ज्ञानेश जी निर्वाचन आयोग में नहीं थे? और आज ज्ञानेश कुमार जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, तो हमारे मित्र पाठक जी बहुत आसान्वित हो गए कि नहीं कुछ होने वाला है। तो यह जो आपका आशावाद है, यह फले फूले, इसकी शुभकामना आपको है, लेकिन मैं इसकी कोई भविष्य नहीं देखता। सवाल यह है कि आप जिस परंपरा से आप आ रहे हैं, जो आप करते हुए दिखे हैं, मिलेगा तो ही ना। बेल के पेड़ में आम तो फलेगा नहीं जी। अगर आपकी आशावाद है, बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि जो ज्ञानेश कुमार जी ने यह निर्देश दिया कि सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को कि आप उनकी बात को सुनिए और उसका समाधान कीजिए। तत्काल समाधान तो एक अभी आपके सामने ही है, जिससे एक व्यक्ति ने लगा रखा है कि साहब हमको पिछले तीन चुनावों की मतदाता सूची दे दीजिए महाराष्ट्र की। वो आज आदेश जारी कर देते कि कांग्रेस की इस डिमांड को तत्काल पूरी कर दीजिए। आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? तो उसको न देने के लिए आप तमाम जितने न्यायिक तरीके हो सकते हैं उस पर जाने के लिए आप तैयार हैं। इस देश को आप भरोसा देते हुए दिख रहे हैं क्या कि यह निर्वाचन आयोग जिस बात की संकल्पना के साथ यह गठित किया गया था, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उस लक्ष्य को पाते हुए और आगे बढ़ेगा? तटस्थ चुनाव होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे, सबको समान अवसर दिए जाएंगे, सरकार के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, सरकार के हस्तक्षेप नहीं दिखाई पड़ेंगे। कहीं दिखता है आपको?
अगर आप यह आगे बढ़ते हुए नहीं दिखते तो केवल एक मीटिंग हो गई और एक मीटिंग में उन्होंने एक तरह की टिप्पणी कर दी, उसी तरह की टिप्पणी है जैसे सर्वोच्च माननीय न्यायालयों में बहस के दौरान सम्मानित न्यायमूर्ति लोग टिप्पणी करते हैं और आदेश कुछ आ जाता है। सवाल इस बात का है कि आप इसको करते हुए दिखे तो निश्चित रूप से पंकज जी का जो आशावाद है बहुत मजबूत हो जाएगा, लेकिन होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। और यह जो आखिर ज्ञानेश कुमार जी उन आशाओं को पूरा करने के लिए निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं जो आप पाले हुए हैं। जो सरकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाने के लिए तैयार न हो, स्वतंत्र रूप से निर्वाचन आयुक्तों को तैनात करने के लिए कोलिजियम, एक स्वतंत्र कोलिजियम बनाने के लिए न तैयार हो, उससे उस निर्वाचन आयोग से आप उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं वो ऐसा कुछ क्रांतिकारी करने जा रहा है जिससे कि जो हमारी आशंका निर्वाचन को लेकर के हैं वो सब दूर हो जाएंगी। पिछले एक दशक में इस देश में कोई ऐसा चुनाव हुआ है जिसको लेकर विवाद न हुआ हो, और जब ये विवाद हो रहे थे तो उसमें कितने चुनावों के दौरान माननीय ज्ञानेश जी उस समय निर्वाचन आयोग में बैठे हुए थे। हमको आपको सबको जानकारी है कि देश के किन किन निर्वाचन आयुक्तों ने किन किन मौकों पर डिसिडेंट नोट दिया है। वो निर्वाचन आयोग को छोड़ के चले गए लेकिन उन गतिविधियों के साथ नहीं खड़े हुए। सवाल इस बात का है कि अगर आप कुछ करते हुए दिखेंगे निश्चित रूप से बहुत हमारी जो उम्मीदें हों वो और पुष्पित पल्लवित होंगी। निजी तौर पर मैं इतना उम्मीद नहीं पाले हुई हूं। उन आरोपों से निर्वाचन आयोग दूर हो जाएगा जो उसके ऊपर लग रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे, और उसमें भी चाहे औरंगज़ेब का मामला हो या उधर अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो, और चाहे इधर चुनाव आयोग की बात हो, तमाम बातें आप कीजिए, लेकिन इन सब के बीच आप एक बात देखेंगे कि कुछ न कुछ छुपाने बचाने की कोशिश हो रही है, और सरकार एक अपने ढर्रे पे चल रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये बात अगर आज के युवा नहीं समझ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी समझ लेना चाहिए, वरना हो सकता है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देश के उन महत्वपूर्ण लोगों में ज्ञानेश कुमार जी भी शामिल हैं जो संगम में डुबकी लगाने आए थे, सब परिवार। जी यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्ञानेश कुमार डुबकी लगा चुके हैं, और जिन लोगों ने डुबकी लगा ली वो राष्ट्रवादी हैं, जो नहीं लगाए उनके ऊपर यूएपीए लगाने की बात कर चुके हैं। पहले वो सब देशद्रोही हैं। भाई मैं तो नहीं मैं तो नहीं गया था, मैं नहीं गया था। कोई बात नहीं। पाठक जी के मित्र धर्मगुरु जो बता चुके हैं कि जो डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही है। मैंने शक्ल भी नहीं देखी आज तक उनकी। प्रशांत जी को कह रहे थे, प्रशांत जी 2013 में भी तो कुंभ आया था ना, तब गए थे क्या ये लोग? कोई ये सवाल है, बड़ा सवाल। अरे तो भाई सवाल ही तो मैं ही तो कह रहा हूं ना। अच्छा, किसी कुंभ में 2000 कम से कम 1982-83 से तो मैं कुंभ देख रहा हूं। मैं विद्यार्थी था यूनिवर्सिटी का, तब से देख करके और लगातार इस कुंभ में किसी न किसी भूमिका में रहा हूं, मैं तो नहीं देखा। अच्छा एक बात बताइए सुनील जी, समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात बताइए, मोहन भागवत गए थे क्या? नहीं गए थे। संजय राउत ने तो ही कहा ना जी, संजय राउत ने वही कहा है कि हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि मोहन भागवत साहब जिस दिन जाएंगे उस दिन जाके हम स्नान कर लेंगे। तो कभी नहीं है। अब सोचिए, हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रहरी, भाई आरएसएस का तो मुख्य एजेंडा यही है, और हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रहरी सनातनी और क्या क्या नहीं, और वो अगर डुबकी लगा के नहीं आए तो फिर तो ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए कोई बात नहीं, हमारी भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं, आरएसएस के प्रमुख ने आहत कर दी है। नहीं, मेरा ये कहना सर, उनको अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाता है जी। जो कुंभ में नहीं रहा है वो सारे अल्पसंख्यक हैं जी। हाँ ये भी है। तो मोहन भागवत भी हमारे साथ हैं। जी जी, चलिए खैर,
थोड़ा सा लाइट मूड में दोस्तों हम बात कर रहे थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, और इसलिए ये भले लाइट मोड में, लाइट मूड में, दोनों में देख लीजिए, कह सकते हैं, लेकिन ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप किसको इस चाशनी में लपेटना चाहते हैं, और जो लपेट लिए गए उनको ज़रा अपने शरीर को धोने की ज़रूरत है। ऐसे भी सामने होली है, खूब रंग खेलिए, धुल जाए पूरा, जो रंगा है वो सब धुल जाए, कम से कम ओरिजिनल रंग में आ जाइए, ये ज़रूरत है। और इसलिए ज़रूरत है कि देश को, जो हमारा देश है जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए। इस पे चाशनी लगाने की कोशिश करेंगे तो 1947 से पहले एक चाशनी लगाई गई, देश 2 भागों में बट गया। अब बांटने मत दीजिए, ये आपका, हमारा, हम सबका कर्तव्य बनता है। चलिए इस कार्यक्रम